राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण राजवंश। पूर्व के अध्याय में हमने राजस्थान के विभिन्न भूभागों स्थापित प्रमुख राजवंशों का अध्ययन किया। अब हम राजस्थान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजवंशों का अध्ययन करेंगे। परमार राजवंश। परमार का शाब्दिक अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। परमार प्रारंभ में आबू के आसपास ही शासन करते थे। बाद में जब प्रत्यारों की शक्ति का हास्य हुआ तो परमारों की राजनीतिक शक्ति का उत्थान हुआ। चंद्र प्रदेश ने पृथ्वीराज रासों में परमारों की उत्पत्ति आबू में ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से बताई है। उदयपुर प्रशस्ति पिंगल सूत्रवर्ती तेजपाल अभिलेखों में परमारों को ब्रह्म क्षत्रिय कुलीन बताया गया है। परमारों में आबू के परमार, मारवाड़ के परमार, सिंध के परमार, गुजरात के परमार, वागड़ के परमार, मालवा के परमार आदि शाखाएं महत्वपूर्ण हैं। जिनमें से आबू के परमार एवं मालवा के परमार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आबू और मालवा। परमार वंश का प्राचीनतम ज्ञात सदस्य उपेंद्र कृष्णराज है। परमार वंश के प्रारंभिक शासक दक्षिण के राष्ट्रकूटों के सामंत थे। परमार वंश का प्राचीनतम ज्ञात सदस्य उपेंद्र कृष्णराज है। परमार वंश की कुलदेवी कालिका माता। धार मध्य प्रदेश में परमार अपने हर लड़के के जन्म पर मुंडन बुंसी गांव पारी में हनुमान जी के मंदिर में करते। परमार अपने हर लड़के के जन्म पर मुंडन बुंसी गांव पाली स्थित हनुमान जी के मंदिर में करते हैं। आबू के परमार। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। इम्पोर्टेंट है। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है? धूमराज। आबू के परमार वंश की वंशावली कहाँ से शुरू होती है? तो उत्पल राज से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आबू के परमारों की राजधानी चंद्रावती सिरोही। सिद्धराज परमार एक प्रतापी शासक हुआ जो मरुमंडल का महाराजा कहलाता था। सिद्धराज परमार मरुमंडल का महाराजा। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमार व गुजरात के शासकों से सतत संघर्ष चलता रहा। धरणीबरा। गुजरात के शासक मोदराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीबरा को राष्ट्र को धवल की शरण देनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद धरणीबरा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। महिपाल। 1002 ईस्वी में धरणीबरा के पुत्र महिपाल का आबू पर अधिकार प्रमाणित होता है। इस समय तक आबू के परमारों ने गुजरात के सोलंकियों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दंदुक राज परमार। महिपाल का पुत्र दंदुक परमार अगला परमार शासक हुआ। इसने सोलंकियों की अधीनता से मुक्त होने का प्रयास किया। आबू पर सोलंकियों शासक भीमदेव ने आक्रमण किया। दंदुक परमार एवं भीमदेव सोलंकी के मध्य संघर्ष हुआ। दंदुक आबू छोड़कर धार के शासक भोज की शरण में चला गया। भीमदेव सोलंकी ने विमल शाह को आबू का प्रशासक नियुक्त किया। बाद में विमल शाह ने भीमदेव व दंदुक के मध्य पुनः मेल करवाया। विमल शाह ने 1031 में देलवाड़ा आबू में भगवान आदिनाथ का एक भव्य मंदिर बनवाया जो विमल शाही जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दंदुक की विधवा पुत्री ने बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर का निर्माण व सरस्वती बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया। कृष्णदेव। इसके शासनकाल में 1060 ईस्वी में परमारों और सोलंकियों के संबंध पुनः बिगड़ गए, लेकिन नाडोल के चौहान शासक बाला प्रसाद ने इनमें पुनः मित्रता करवाई। विक्रमदेव। कृष्णदेव के पुत्र विक्रमदेव ने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की। कृष्णदेव के पुत्र विक्रमदेव ने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की। धारावर्ष परमार 1163 में ये विक्रमदेव का पड़पौत्र था। धारावर्ष आबू के परमार शासकों में सबसे शक्तिशाली था। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज। वंशावली उत्पल राज से शुरू होती है। आबू के परमारों में सबसे शक्तिशाली धारावर्ष था। उसने 56 वर्षों तक शासन किया। इसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया। वह गुजरात के 4 सोलंकी शासकों कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज, भीमदेव द्वितीय का समकालीन था। उसने स्वयं को सोलंकी शासकों की अधीनता से स्वतंत्र कर उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। आबू के अजलेश्वर में मंदाकिनी कुंड के पास बनी हुई धारावर्ष की मूर्ति और आर पार छिद्री 3 भैंसों की प्रतिमा उसके पराक्रम की कहानी है। कहा जाता है कि धारवाड़ एक ही बाण में 3 भैंसों को बेद डालता था। धारावर्ष के छोटे भाई प्रहलादन ने पालनपुर नामक नगर बसाया तथा पार्थ पराक्रम वियोग नामक नाटक की रचना की। धारावर्ष के दरबारी कवि
सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी की रचना की। धारावर्ष के दरबारी कवि सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी की रचना की। सोम सिंह, धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह परमार का संग सोलंकियों के साथ हुआ। सोम सिंह के शासनकाल में चालुक्य राजा धवल के मंत्री वास्तुपाल तेजपाल द्वारा आबू के देलवाड़ा नामक ग्राम में भगवान नेमिनाथ का मंदिर बनवाया, जैसे लूणावसाई मंदिर या वास्तुपाल तेजपाल मंदिर कहते हैं। ये मंदिर सोम सिंह ने अपने पुत्र लूणावसाई तथा पत्नी अनुपा देवी के श्रेय में बनवाया। 1311 के आसपास जालोर के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों से चंद्रावती छीन ली। यहीं से आबू के परमारों के शासन का अंत हुआ। इसके प्रताप सिंह और विक्रम सिंह आबू के शासक बने। जालोर के परमारों का शासन 10वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। संभवतः यह आबू के परमारों की ही एक शाखा थी। जालोर से प्राप्त शिलालेख 1087 से जालोर के परमारों के 7 शासकों वाकपतिराज, चंदनराज, देवराज, अपराजिता, विज्जल, धारावर्ष और विसल के बारे में जानकारी मिलती है। इस शाखा के वाकपतिराज ने 960 से 985 ईस्वी तक जालोर पर राज किया। इस वंश के 7वें राजा विसल देव की रानी मेलर देवी ने सिंधु राजेश्वर के मंदिर पर 1087 में स्वर्ण कलश चढ़ाया। मालवा के परमारों का मूल उत्पत्ति स्थान भी आबू था। इनकी राजधानी उज्जैन या धारा नगरी रही, मगर राजस्थान के कई भूभाग, कोटा राज्य का दक्षिणी भाग, मारवा, झालावाड़, वागड़, प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग आदि इसके अधिकार में थे। मुंज, मालवा के परमारों का सबसे शक्तिशाली शासक मुंज हुआ, जो सीपाक द्वितीय का पुत्र था। वाकपति राज अमोघ वर्ष, उत्पल राज पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ आदि इनकी उपाधियाँ थी। मुंज को परमार वंश की मानता का संस्थापक कहा जाता है। इसने राजपूताना के दक्षिण भाग बांसवाड़ा, जालोर, किराड़ू पर 997 में अधिकार कर लिया। वाकपति मुंज ने मेवाड़ के शक्ति कुमार के शासनकाल में आघाटपुर को नष्ट किया, चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। गुइलों को अपना मूल प्रांत चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। उसने चालुक्य शासक तेलप द्वितीय को 6 बार परास्त किया। मगर 7वीं बार उससे पराजित हुआ और मारा गया। राजा मुंज को कवि वृष भी कहा जाता है। इसके दरबारी पद्मगुप्त ने नरसंहारक चरित्र की रचना तथा हलायुद्ध ने अभिधानमाला की रचना की। मुंज के बाद सिंधुराज और भोज प्रसिद्ध परमार शासक हुए। भोज अपने विजयों और विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध था। भोज ने सरस्वती कंठाभरण, राजमृगांग, विद्यजन मंडल, सम्रांगण, श्रृंगार, मंजरी कथा, कुरुम शतक आदि ग्रंथ लिखे। भोज ने चित्तौड़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण का शिव मंदिर बनवाया। 1428 में महाराणा मोकल ने इनका जीर्णोद्धार करवाया। इसे मोकल जी मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर लेवल फर्स्ट में आया था अभी ये रीट में। त्रिभुवन नारायण किसने बनवाया मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में? तो भोज परमार ने। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार नागना में भोजसर का निर्माण भी परमार भोज द्वारा करवाया गया। उसने सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला बनवाई। वल्लभ, मेरुतुंग, मरुरुचि, सुबंधु, अमर, राजेश्वर, माघ, धनपाल, मानतुंग आदि इनके विद्वान दरबार में रहते थे। जय सिंह, भोज का उत्तराधिकारी जय सिंह भी एक योग्य शासक था। वागड़ के राजा मंडलिक उसका सामंत था। 1135 ईस्वी के लगभग मालवा के पर चालुक्य शासक सिद्धराज ने अधिकार कर लिया और परमारों की शक्ति हास्योन्मुख हो गई। 13वीं शताब्दी में अर्जुन वर्मा के समय मालवा पर पुनः परमारों का आधिपत्य स्थापित हुआ, मगर ये अल्पकालीन रहा।
खिलजियों के आक्रमण ने मालवा के वैभव को नष्ट कर दिया और परमार भाग कर अजमेर चले गए। वागड़ के परमार मालवा के मालवा के परमार कृष्णराज के दूसरे पुत्र डमर सिंह के वजह थे। इनके अधिकार में डूंगरपुर बांसवाड़ा का राज्य था, जैसे वागड़ कहते हैं। अर्थुणा या उत्थुणक बांसवाड़ा इसकी राजधानी थी। मंडलिक, इसने 1060 में पाणाएड़ा बांसवाड़ा में मंडलेश्वर शिव मंदिर बनवाया। मंडलिक नामक परमार वागड़ राजा ने पाणाएड़ा बांसवाड़ा में मंडलेश्वर मंदिर बनवाया। चामुंडराज ने 1079 में अर्थुणा बांसवाड़ा में महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। चामुंडराज ने अर्थुणा के शिव मंदिर की प्रशस्ति से वागड़ के परमार शासकों के अच्छा वर्णन मिलता है। इस वंश के शासकों में धनिक, कंकदेव, सत्यराज, मंडलिक, चामुंडराज, विजयराज आदि हुए। इस शाखा का अंतिम शासक संभवतः विजयराज था। लगभग 1179 में गोइल नरेश सामंत सिंह ने वागड़ पर अधिकार कर इस राज्य पर परमारों के शासन को समाप्त कर दिया। अर्थुणा में परमार शासकों द्वारा कराए गए निर्माण के खंडर आज भी मौजूद है। जैसलमेर का भाटी राजवंश। जैसलमेर के राजवंश की उत्पत्ति चंद्रवंशीय यादवों की भाटी शाखा से मानी जाती है। जैसलमेर के भाटी स्वयं को श्री कृष्ण के वंशज मानते थे। यादवों के एक वंशज भट्टी ने भटनेर हनुमानगढ़ के क्षेत्र के आसपास अपना राज्य स्थापित किया। भट्टी के पुत्र राजा भूपत भाटी ने 285 ईस्वी के आसपास भटनेर किले का निर्माण करवाया। भट्टी के पुत्र भूपत भाटी ने 285 ईस्वी में भटनेर का निर्माण करवाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। इसी भट्टी के वंशज भाटी कहलाने लगे। भूपत के वंशज मांडन राव ने 599 ईस्वी के लगभग मारोट नगर बसाया व मारोट के किले की नींव रखी। इतिहास में भाटियों को उत्तर भड़कीमार भाटी छतराड़ा यादवपति के विरुद्धों से नवाजा गया। इतिहास में भाटियों को उत्तर भड़कीमाड़ा भाटी व छतराड़ा यादवपति के विरुद्धों से नवाजा गया। भाटियों ने भाटियों की राजधानी के क्रम में भटनेर, तनोट, लोदरवा और जैसलमेर। सबसे पहले भटनेर आवे, दूसरे नंबर में आते तो तनोट, भटनेर, तनोट, लोदरवा, जैसलमेर वैसे भी हो गया। जैसलमेर भाटियों का अंतिम पड़ाव रहा। ऐसा माना जाता है कि 750 से 751 के लगभग पंजाब में आकर ये वल्लभगढ़ के रेगिस्तानी भाग में बस गए। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने तनोट, देरावर, लोदरवा, जैसलमेर आदि में अपनी बस्तियां स्थापित की। दंत कथाओं, ख्यातों एवं वंशावलियों के अनुसार भाटी वंश प्रवर्तक रज और गज माने जाते हैं, जो पंजाब में 6वीं शताब्दी में शासक थे। रज और गज के बाद सालीवन, बलंद भाटी, मंगलराव आदि ने पंजाब में शासन किया। भट्टी के वंशज मंगलराव ने तनोट में भाटी वंश की दूसरी राजधानी स्थापित की। केयर सिंह ने 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तनोट दुर्ग की नींव रखी। केहर के उत्तराधिकारी तणु ने तनोट दुर्ग पूरा करवाया, तनोट को राजधानी बनवाया। इसने यहीं पर तनोट माता का मंदिर भी बनवाया, जिसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। देवराज भाटी ने लोदरवा को परमार शासकों से छीनकर नई राजधानी बनवाया। लोदरवा को राजधानी देवराज भाटी ने परमारों से छीनकर बनाया। इसके समय राव की उपाधि से रावण की उपाधि हुई। 1157 ईस्वी के लोदरवा के शिलालेख में भाटी राजाओं के नाम और उनके संबंध में कुछ वर्णन मिलता है। भाटियों का व्यवस्थित इतिहास विजयराज से आरंभ होता है। भाटियों का व्यवस्थित इतिहास किससे प्रारंभ होता है? विजयराज से। विजयराज, इसका समय 1165 के आसपास का है। धनावा शिलालेख 1174 से इसे महाराजा की उपाधि से विभाजित किया गया। इसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की विजयराज ने। भोज, विजयराज के बाद उसका पुत्र भोज राजा बना। वह गौड़ियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। राव जैसल,
भोज का उत्तराधिकारी जयसल हुआ, जिसने आगे चलकर जैसलमेर राज्य की स्थापना की। इसने लोथरवा को अपनी राजधानी बनाया। लोथरवा को सुरक्षित न समझकर किसी दूसरे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित स्थान पर नई राजधानी बनाई और वह स्थान उसके नाम से जैसलमेर कहलाया। राव जयसल ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी को त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी व जैसलमेर नगर बसाया। जैसल के उत्तराधिकारी सालिमान ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया। जैसलमेर दुर्ग की शुरुआत तो किसने करवाई? जैसल ने। तो पूर्ण किसने करवाया? जैसल के उत्तराधिकारी सालिमान ने जैसलमेर दुर्ग पूर्ण करवाया। राव जयसल के बाद उसके वंशजों में रावल कर्ण, जयंत सिंह प्रथम व रावल पुण्यपाल का वर्णन मिलता है। रावल कर्ण के समय जैन मुनि जिन प्रबोध सूरी जैसलमेर आए, यहाँ चतुर्मास किया। चौमासा कहता है चतुर्मास को, हमारे इधर चौमासा कहते हैं। रावल कर्ण के पुत्र जयंत सिंह प्रथम के समय जैन मुनि जिन चंद्र सूरी जैसलमेर आए। 1304 में जैसलमेर के शासक राव पुण्यपाल बना। अगला शासक है रावल जयत सिंह। जैसलमेर के सामंतों ने रावल जयत सिंह को गुजरात से बुलाकर पुण्यपाल के स्थान पर जैसलमेर का राजा बनाया। अलाउद्दीन का आक्रमण। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जैसलमेर पर आक्रमण किया। दुर्ग के चारों ओर 3 वर्ष तक घेरा डाले रखने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी। ये भी किले पर अधिकार करने में असफल रही। इसके बाद अलाउद्दीन ने पुनः कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। इसी दौरान रावल जयत सिंह की मृत्यु हो गई। रावल जयत सिंह की मृत्यु के बाद मोदराज प्रथम यहाँ का शासक बना। प्रथम शाखा अलाउद्दीन की सेना के लगातार घेरे के कारण किले में खाद्यान्न की कमी आ गई। अंततः भाटियों ने केसरिया करने का निश्चय किया। किले की महिलाओं ने जौहर किया। शासक मोदराज प्रथम व उसके भाई कुंवर रतन सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार 1311 में जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ। खिलजी की सेना का जैसलमेर पर अधिकार हो गया। जैसलमेर दुर्ग अपने 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। रावल दूधा 1319 से 1331 प्रथम शाखे के बाद जैसलमेर पर मुस्लिम आधिपत्य स्थापित हो गया। 1319 में रावल दूधा जैसलमेर का शासक बना। दूसरा शाखा जैसलमेर का दूसरा शाखा कब हुआ था, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद, लेकिन यह तय है कि शाखा रावल दूधा के समय दिल्ली के सल्तनत की सेना के साथ हुआ। रावल दूधा के समय जैसलमेर पर फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ। इसमें रावल दूधा व उसका भाई त्रिलोक सिंह व अन्य भाटी भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। महिलाओं ने जौहर किया। नोट ये भी संभव है कि शाखा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ हो और सेना का नेतृत्व फिरोज शाह तुगलक के हाथ में हो। रावल गढ़सी रावल मोदराज के भाई रतन सिंह का पुत्र था। इसने जैसलमेर में गढ़सीसर सरोवर का निर्माण करवाया, जो गढ़ीसर तालाब के नाम से भी जाना जाता है। गढ़सी ने गढ़सीसर तालाब बनवाया। इसके बाद कहर जैसलमेर का शासक बना। रावल लक्ष्मण 1396 से 1436। यह रावल कहर का द्वितीय पुत्र था। इसने जैसलमेर किले में लक्ष्मीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। लक्ष्मण ने लक्ष्मीनाथ मंदिर बनवाया। जैसलमेर के पास भगवान लक्ष्मीनाथ को जैसलमेर के शासक भगवान लक्ष्मीनाथ को जैसलमेर का शासक मानते हैं। स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन का संचालन करते हैं। बैरी साल 1436 से 1447। रावल लक्ष्मण सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। कौन? बैरी साल। 1441 ईस्वी में अपनी पत्नी रत्ना के नाम पर रत्नेश्वर महादेव मंदिर व रानी सूर्य कंवर के नाम पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। रावल जयंत सिंह द्वितीय, इन्होंने जैसलमेर में शांतिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इनके समय में बीकानेर के शासक लूणकरण ने जैसलमेर पर
आक्रमण किया, तब संधि के तहत रावल जयंत सिंह ने अपनी पुत्रियों का विवाह राव लूणकर्ण के पुत्रों से किया। राव लूणकर्ण 1523 से 1550। इनकी पुत्री उमादेव का विवाह जोधपुर के राव मालदेव से हुआ। लूणकर्ण की अर्थशाखा। रावल लूणकर्ण के समय 1550 में कंधार का शासक अमीर अली लूणकर्ण की शरण में आया था, लेकिन उसने षड्यंत्र रचकर अपने आश्रयदाता के साथ विश्वासघात किया। अमीर अली ने स्त्रियों के वेश में अपने सैनिकों को किले के भीतर भेजने का प्रयास किया। तब भाटी योद्धाओं व अमीर अली के सैनिकों के बीच घमासान युद्ध हुआ। उसमें भाटियों की विजय हुई, लेकिन लूणकर्ण लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। भाटियों की विजय होने के कारण महिलाओं ने जोर नहीं किया, इसलिए ये घटना अर्धशाखा कहलाता है। केसरिया हो गया मतलब अर्धशाखा, और महिलाओं ने यदि जोर कर लिया तो शाखा पूरा। इसके बाद रावल मालदेव शासक बना। रावल हर्राय 1561 से 1577 में। रावल मालदेव की मृत्यु के बाद रावल हर्राय ने 1561 ईस्वी में जैसलमेर का शासक बना। ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। इसने अकबर के 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। इसने अपने पुत्र सुल्तान सिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया। हर्राय ने पिंगल शिरोमणि नामक काव्य शास्त्र की रचना की। इसने मालिया महल खाबड़ियों की हवेली खाबड़िया राबड़िया जैसलमेर में। कवि कुशल लाभ और डूंगर सिंह रत्नू इनके समकालीन थे। राय के भीम 1577। राय की मृत्यु के बाद 1577 में 16 वर्ष की आयु में रावल भीम जैसलमेर की गद्दी पर बैठा। इसने जैसलमेर के किले का जीर्णोद्धार करवाया। सूरजपोल व गणेश पोल नामक दो द्वार बनवाए। इसने बेरीसाल बुर्ज का पुनः निर्माण करवाया। इसके शासनकाल में मुनि पुण्य सागर ने जम्बूद्वीप प्रगति व उपांग सूत्र व मुनि जिन हंससूरी ने जम्बूद्वीप प्रज्ञापति उपांग सूत्री वृत्ति की रचना की थी। मारावल कल्याण, ये भीम का छोटा भाई था। कल्याण देरासर स्थित सेठ थारूशाह के एक स्तंभ लेख में कल्याण को रावल के स्थान पर महारावल से संबोधित किया गया। इसके बाद भी जैसलमेर मारावल के नाम से संबोधित इसके बाद के सभी शासक मारावल के नाम से संबोधित किए जाने लगे। मारावल पहला शासक था। कल्याण महारावल मनोहर दास 1627 से 1650। जैसलमेर किले की प्राचीर को वर्तमान स्वरूप दिया। जैसलमेर किले की प्राचीर किसने बनी? मनोहर दास ने। मारावल सबल सिंह 1650 से 1660 ईस्वी। इसने 1659 ईस्वी में तांबे की मुद्रा चलाई, जिसे डोडिया कहते हैं। जैसलमेर का डोडिया तांबे की मुद्रा सबल सिंह द्वारा चलाई गई। इंपॉर्टेंट है भाई। मारावल अमर सिंह 1688 में अमर सागर झील का निर्माण करवाया था। तो झील के पास ही एक रानी बाग जोधपुर में है, रानी बाग जैसलमेर में। औरंगजेब के समय यहाँ का शासन मारावल अमर सिंह के हाथों में था, जो अमर काश नाला बनाकर सिंधु नदी का जल अपने राज्य में लाया। मारावल अक्के सिंह मारावल सोई सिंह को राजगद्दी से हटाकर अक्के सिंह जैसलमेर का शासक बना। इसके समय 1756 ईस्वी में जैसलमेर में टकसाल की स्थापना की गई, जिसमें मोहम्मद शाही व अक्के शाही सिक्के डाले गए। इन्होंने जैसलमेर दुर्ग का मुख्य प्रवेशद्वार अक्के पोल तथा किले में अक्के विलास महल का निर्माण करवाया। महारावल मूलराज द्वितीय मूलराज ने 1772 में किशनगढ़ की राजकुमारी रूपकंवर से विवाह किया। रूपकंवर ने वल्लभ संप्रदाय की अनुयायी होने का प्रभाव मारावल पर भी पड़ा और उसने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। मारावल ने परिवार सहित नाथद्वारा की यात्रा भी की। मूलराज द्वितीय ने दिसंबर 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों को दे दिया। मूलराज द्वितीय साहित्य प्रेमी शासक था। उसने मूल निवास व लक्ष्मी कीर्ति संवाद नामक ग्रंथों की रचना की। महारावल गजसिंह
के समय 1828 में पालीवाला जैसलमेर की त्याग की घटना हुई। गज सिंह के समय ही पालीवाला ने जैसलमेर त्याग दिया। बासन पीर का युद्ध 1828 में बीकानेर की सेना द्वारा आक्रमण किए जाने पर बासन पीर जैसलमेर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें बीकानेर की सेना की हार हुई। इसके द्वारा गज विलास व सर्वोच्च विलास नामक महलों का निर्माण करवाया। इन्होंने गज रूप सागर का निर्माण करवाया। महारावल रणजीत सिंह 1846 से 1864 ईस्वी। 1857 की क्रांति के समय महारावल रणजीत सिंह जैसलमेर का शासक था। क्रांति के दौरान महारावल ने खुले तौर पर अंग्रेजों का साथ दिया। रणजीत सिंह ने खुले तौर पर अंग्रेजों का साथ दिया। इसके समय में जैसलमेर में विक्रम संवत को राज की संवत की मान्यता दी गई। रानी गुलाब कंवर के नाम से गुलाब सागर तालाब का कुएं का निर्माण करवाया। इसके समय स्थानीय सिक्कों पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का नाम हटाकर महारानी विक्टोरिया का नाम लिखा जाने लगा। गोकुलनाथ भट्ट रणजीत रत्नमाला की रचना की। इसके शासनकाल में भट्टी वंश प्रशस्ति नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना हुई। महारावल बैरिसाल 1865 से 1891। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद बैरिसाल को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन इसकी राजगारी में रुचि नहीं होने के कारण जैसलमेर की गद्दी पर नहीं बैठा। बाद में माउंट आबू से कर्नल ईडन ने जैसलमेर आकर इनको समझाया। तब 19 अक्टूबर 1865 को बैरिसाल जैसलमेर का शासक बना। इसका अपने दीवान नतमल के साथ विवाद होने पर नतमल जैसलमेर छोड़कर चला गया। तब कच्छ सौराष्ट्र से जगजीवन मेहता को बुलाकर जैसलमेर का दीवान बनाया। इसके समय महारानी विक्टोरिया व महारावल बैरिसाल के नाम वाले चांदी के सिक्के चले गए। इन्होंने 1879 में अंग्रेजों से नमक समझौता किया। इन्होंने शिवदान रत्नू को राजकीय कवि घोषित कर उसे कवि राजा की उपाधि दी गई। शालीवान फर्स्ट ने तो जैसलमेर दुर्ग का पूरा निर्माण करवाया, जबकि शालीवाल द्वितीय क्या है, बैरिसाल की निसंतान मृत्यु होने पर उसके भाई कुशल सिंह के 5 वर्षीय पुत्र श्याम सिंह को शालीवान द्वितीय के नाम से जैसलमेर का शासक बनाया गया। शालीवाल के नाबालिग होने के कारण शासन संचालन के लिए 5 व्यक्तियों की एक काउंसिल बनाई गई। इसकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। दीवान हरविलास शारदा को इसका संरक्षक बनाया गया। दीवान हरविलास शारदा को इसका संरक्षक बनाया गया। ये विधिवत रूप से शिक्षा प्राप्त जैसलमेर के पहले शासक थे। शालीवान द्वितीय की शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से हुई। दीवान हरविलास शारदा को इसका संरक्षक बनाया। शालीवान द्वितीय को हरविलास शारदा को संरक्षक बनाया। ये विधिवत रूप से शिक्षा प्राप्त जैसलमेर के पहले शासक थे शालीवान द्वितीय। महारावल जवाहर सिंह 1914 से 49। शालीवान द्वितीय की निसंतान मृत्यु होने पर ठाकुर सरदार सिंह के पुत्र जवाहर सिंह को जैसलमेर का शासक बनाया गया। प्रथम विश्व के दौरान इन्होंने ब्रिटिश सरकार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। इसके शासनकाल में 1939-40 में जैसलमेर राज्य में भीषण अकाल पड़ा। महारावल जवाहर सिंह के शासन में जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जला दिया गया। सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 को 1810 को कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया, जबकि 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया। इसके शासनकाल में 1933 ईस्वी में जवाहर प्रिंटिंग प्रेस, 1939 में बिजली घर की स्थापना जैसे सुधार कार्य हुए। महाराणा जवाहर सिंह को जैसलमेर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। पशुओं को पीठ पर दागने की प्रथा इन्हीं के समय शुरू हुई। जवाहर सिंह ने पशुओं को पीठ पर दागने की प्रथा शुरू की, जिससे पहचान की जा सके। जवाहर निवास व जवाहर विलास नामक भवनों का निर्माण करवाया। इन्होंने मोहनगढ़ के किले का निर्माण करवाया, जो राजस्थान का अंतिम दुर्ग कहा जाता है। इन्होंने मोहनगढ़ के किले का निर्माण करवाया, जो राजस्थान का अंतिम दुर्ग है। इनके समय में इनके पुत्र गिरधर सिंह ने जोधपुर महाराजा हनुवंत सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तान में शामिल होने का प्रयास किया। फरवरी 1949 को उसका निधन हो गया। महारावल गिरधर सिंह फरवरी 1949 को गिरधर सिंह
जैसलमेर की राजगद्दी पर बैठे। इनके समय में मार्च 1949 को जैसलमेर रियासत का राजस्थान में विलय हो गया। जैसलमेर के भाटी वंश के अंतिम शासक गिरधर सिंह थे। जैसलमेर के भाटी वंश के अंतिम शासक गिरधर सिंह थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। करौली का राजवंश, करौली के यदुवंशी शासक। जैसलमेर के अतिरिक्त यादवों का अन्य राज्य करौली था। मान्यता है कि यह वंश चंद्रावती यायाताई के पुत्र यदु की संतान है। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेनी शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। करौली का राजवंश स्वयं को सूरसेनी शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध कृष्ण से जोड़ते हैं। जनपद युग में इस रियासत का कुछ भाग मत्स्य जनपद तथा कुछ भाग सूरसेन जनपद था। विजयपाल। करौली में यदुवंश की स्थापना विजयपाल यादव द्वारा 1040 में इसमें की गई। इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। विजयपाल ने बयाना दुर्ग, विजयी मंदिर गढ़ का निर्माण करवाया। करौली में यदुवंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 में की गई। बयाना को राजधानी बनाया। बयाना का निर्माण करवाया। तिमनपाल। विजयपाल के पुत्र तिमनपाल त्रिभुवन ने तिमनगढ़ करौली का निर्माण करवाया। मोहम्मद गोरी ने यहाँ के शासक कुमारपाल को पराजित कर तिमनगढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया। अर्जुनपाल। 1327 ईस्वी में अर्जुनपाल ने त्रिभुवनगढ़ को मुसलमानों से छीन कर यहाँ पुनः यादवों का राज्य स्थापित किया। उसके द्वारा 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर बसाया, जो करौली के नाम से जाना जाता है। 1348 में कल्याणपुर नगर बसाया, जो अब करौली के नाम से जाना जाता है। अर्जुनपाल ने करौली इन्होंने करौली में सिटी पैलेस भवन का निर्माण करवाया। धर्मपाल द्वितीय। 1650 में धर्मपाल द्वितीय यहाँ का शासक बना, जिसने करौली को अपनी राजधानी बनाया। करौली की स्थापना किसने की? अर्जुनपाल ने। राजधानी किसने बनाया? धर्मपाल द्वितीय ने। गोपालपाल। मुगल बादशाह अकबर के समय करौली का शासक गोपालपाल था, जिसने अकबर के अधीनता स्वीकार कर रखी थी। गोपालपाल ने करौली में मदन मोहन सिंह का मंदिर निर्माण करवाया। हरबख्शपाल। करौली के शासक हरबलपाल नवंबर 1817 को ब्रिटिश सरकार से संधि कर करौली अंग्रेज शासन में गया। करौली अंग्रेज संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। तो करौली राज्य का पेशवा खिराज देता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने करौली को खिराज से मुक्त कर दिया। 1837 ईस्वी में हरबख्शपाल की मृत्यु के बाद अंग्रेजी हस्तक्षेप से प्रतापपाल, उसके बाद नरसिंहपाल शासक बने। 1852 ईस्वी में नरसिंहपाल की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने करौली राज्य का कंपनी राज्य में विलय करना था, लेकिन बेल्ड बोर्ड डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। मदनपाल। 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक मदनपाल ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। कोटा के महाराव की प्रार्थना पर अपनी एक सैनिक टुकड़ी उनकी सहायता कोटा भेज दी। ब्रिटिश सरकार ने इनसे खुश होकर मदनपाल को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया GCI की उपाधि दी। साथ ही 1562 में करौली शासक को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। मदनपाल के आग्रह पर स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान की यात्रा जून 1865 में सर्वप्रथम यही हुई। मदनपाल के उत्तराधिकारी लक्ष्मणपाल, जयसिंहपाल, अर्जुनपाल, भंवरपाल आदि हुए। ये सभी शासक गोद में आए। इसके शासनकाल में करौली में ब्रिटिश सिक्कों का प्रचलन हुआ। माणक, तमंदाशाही, धौलपुर और माणक
भोपाल 1927 से 1940। इसने द्वितीय युद्ध में अंग्रेज़ों की सभी प्रकार से मदद की। गणेश पाल 1940 से 47, ये करौली का अंतिम शासक था। गणेश पाल, इसने 1945 में करौली राज्य में नवीन संविधान पर लागू किया हस्ताक्षर करके। इसके शासनकाल में राजस्थानी एकीकरण हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात करौली रियासत 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में सम्मिलित हो गई और अंततः राजस्थान का भाग बन गई। चावड़ा राजवंश। चावड़ा राजपूतों का सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल था। इसके अलावा इनके राज्य काठियावाड़ में वडवाण तथा पाटन में अहिनवाला अनिहालवाड़ा भी थे। चावड़ा अपने आप को भगवान शंकर की चाप धनुष से उत्पन्न होना मानते हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें परमारों की शाखा तो गुर्जरों की शाखा भी मानते हैं। कर्नल टॉग ने चावड़ों को सीतियन माना है। ऐसा माना जाता है कि भीनमाल के चावड़ों ने गुर्जर राज्य प्राप्त किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 641 में जब भीनमाल आया तो उसे समय भीनमाल पर चावड़ा वंश का शासन था। वह तत्कालीन भीनमाल शासक जो क्षत्रिय बताता है, भीनमाल को गुजरात की राजधानी बताता है। भीनमाल में रहने वाले कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध में सुप्रभदेव को यहाँ का शासक बताया। भीनमाल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्रह्मवस्तु सिद्धांत में 620 ईस्वी में चापावंशी व्याघ्रमुख का उल्लेख किया। इस वंश के नाश होने के संकेत 739 ईस्वी के गलचुरी के दानपत्र से मिलता है। भीनमाल बूलमाल पर अरब आक्रमण का जिक्र मिलता है। एक प्रतीत होता है कि अरबों के द्वारा नष्ट किए गए चावड़ों के बचे हुए राज्यों को प्रत्यारों ने अपने अधिकार में कर लिया। कोटा का मुस्लिम राज्य। कोटा एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। अमीर का पिंडारी 1768 से 1834। कोटा राज्य का संस्थापक मोहम्मद अमीर का पिंडारी था। वह मूलतः अफगान वंश से संबंधित था। अमीर खान ने प्रारंभ में इंदौर के होलकर वंश में अपनी सेवा प्रदान की और उसे होलकर सेना का मुख्य सेनानायक बना दिया। अमीर खान ने राजपूताना और ब्रिटिश भारत में भयंकर लूटपाट और धन वसूला। नवंबर 1817 को अमीर खान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, जिसके तहत उसे टोक का नवाब की उपाधि एवं राज्य देकर सम्मानित किया गया। टोक में राजपूताना एजेंसी के 3 जिले टोक, अलीगढ़ यानी कि रामपुरा, निम्बाहेड़ा तथा सेंट्रल एजेंसी के 3 जिले छबड़ा, पीरावा, सिरोज को शामिल किया गया। बदले में अमीर खान की आंतरिक व्यवस्था के लिए आवश्यक सेना को छोड़कर अपनी समस्त सेना अंग्रेजों को सौंप दी। राजपूत शासकों ने टोक को एक नए राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। मोहम्मद वजीर खां अमीर खान के पश्चात वजीरुद्दौला या वजीर का नवाब बना। वजीरुद्दौला ही वजीर खां है, वजीर खां है वजीरुद्दौला है। इन्होंने टोक में सुंदरी कोठी का निर्माण करवाया जो अपनी मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। इनके समय में 1857 का विद्रोह हुआ तथा नवाब वजीरुद्दौला के राजपूताना के अन्य शासकों की तरह अंग्रेजों की सहायता की। मोहम्मद अली खां, मोहम्मद इब्राहिम खां। नवाब सर मोहम्मद इब्राहिम खां टोक का एक प्रमुख नवाब था जो लॉर्ड लिटन के दरबार 1870 तथा लॉर्ड कर्जन के दरबार दिल्ली में सम्मिलित हुआ। इब्राहिम खान ने टोक में सुंदरी कोठी की दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया। सुंदरी कोठी कहाँ पर? टोक में, जिसकी दूसरी मंजिल किसने बनाई? इब्राहिम खान ने। मोहम्मद शहादत खां 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो यहाँ के नवाब हाजिब मोहम्मद शहादत अली ने भारत संघ में मिलने का फैसला किया। मई 1947 में इसका निधन हो गया। मोहम्मद फारूक अली खां 1947 से 1948 ईस्वी। नवाब फारूक अली खां के समय राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण 25 मार्च 1948 को टोक का पूर्व राजस्थान संघ में विलय हो गया।